अब एसी ब्रिज की मैं बात करूं तो अब यहाँ पर मैं क्या, जैसे पहले डीसी सोर्स लगा हुआ होता था, अब मैं यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा दूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज के किनारे। ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंसेस पहले हुआ करते थे, मैं उनको इम्पीडेंस बोलूँगा। ठीक। इसको डेराइव करने का भी तरीका ये हो सकता है कि हम I1 और I2 करंट निकाल लें, ये वाला करंट I1 बोल दें और ये वाला करंट I2 बोल दें। तो I1 क्या होगा, V फेजर अपॉन Z1 फेजर प्लस Z3 फेजर। ठीक। और I2 होगा V फेजर अपॉन Z3 फेजर प्लस Z4 फेजर। ठीक। सब कुछ सॉल्व करके एकदम। तो अब हम इसको पोटेंशियल दोनों लिख सकते हैं, ए बी पोटेंशियल माइनस इज इक्वल टू बी सी पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा। उसी केस में क्या कहते हैं, ये करंट फ्लो करेगा, मतलब सेम करंट फ्लो करेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z3 प्लस, यहाँ Z2 होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ Z2 अपॉन Z2 प्लस Z4। ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको, ठीक, अब इसको पलटेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4 अपॉन Z2। ठीक। तो ये हमें मिल जाएगा Z3 अपॉन Z1 प्लस 1 इज इक्वल टू Z4 अपॉन Z2। और फाइनली इससे हम ये लिख पाएंगे Z1 अपॉन Z3 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z4। और एक और तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो जनरली लिखा मिलेगा, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। ठीक है। ये फेजर है सब, मतलब इसमें थीटा वीटा सब इंक्लूडेड है। अब इसी को ना मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूँगा। इसी को और थोड़ा डिटेल में अगर डिस्कस करें, ये Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 हो गया। तो हमें पता है, अगर इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, Z1 e की पावर आई थीटा या जे थीटा बोल दो, जे थीटा 1 इंटू Z4 इंटू ई की पावर जे थीटा 4 इज इक्वल टू Z2 इंटू ई की पावर जे थीटा 2 इंटू Z3 इंटू ई की पावर जे थीटा 3। ठीक है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें ये मिलेगा, Z1 इंटू Z2 शुड बी इक्वल टू Z1 इंटू Z4 शुड बी इक्वल टू Z2 इंटू Z3 एंड थीटा 1 प्लस थीटा 4 शुड बी इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो ये हमने फेजर और एंगल सबको बैलेंस कर दिया। तो एसी में क्या होता है, फेज बैलेंस की भी कंडीशन आती है। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड बैलेंस, इसको बोलते हैं फेज बैलेंस। ठीक है। तो हमने सब कुछ डेराइव कर दिया यहाँ पर। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज भी डेराइव हो गया। अब जहाँ जहाँ जेड है, जेड को हम इम्पीडेंस बोलते हैं, तो जेड वही रेजिस्टेंस हो सकता है, तो जेड की वैल्यू आर ले लो। इसी तरह हमारा वो भी डेराइव हो गया। और थीटा की वैल्यू वहाँ पर, थीटा की ज़रूरत नहीं होगी, थीटा 0 कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है। तो हमारा वो डेराइव हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर एसी। और सिमिलरली इसी चीज़ को हम डीसी के लिए भी लिख सकते हैं। अब अगला आता है हमारा मैक्सवेल ब्रिज। अब यहाँ से हमें केयरफुल रहना होगा, आगे बहुत सारे ब्रिजेस मिलते जाएंगे। तो पहले मैक्सवेल ब्रिज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें इंडक्टर कैलकुलेट करना होता है। और इंडक्टर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हम देखिए, यहाँ पर हमने लगा रखा है कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटर लगा रखा है और इसमें हम वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन लगाएंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर मैं कंडीशन लगाऊँ तो ZX हमारा क्या होगा, ZX होगा Z2 इंटू Z3 अपॉन Z1। तो अगर मैं इसको एडमिटेंस के टर्म में बोल दूँ तो कोई बुरा नहीं होगा। ZX इक्वल टू Z2 Z3 इंटू Z1 अपॉन Z1 को Y1 बोल देते हैं। ठीक। इससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। Y1 क्यों, क्योंकि यहाँ पैरेलल में लगा हुआ है। ये देखिए, दो कैपेसिटर को अब मैं इम्पीडेंस की तरह ट्रीट करूँगा। इम्पीडेंस की तरह सोचने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 1 अपॉन
टोटल इम्पीडेंस ZT अगर मैं बोल दूँ फर्स्ट वाले के लिए इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/j⍵C1। एक मिनट, 1/XC, ठीक है, 1/XC बोल देते हैं, j⍵XC जो भी कहना चाहें। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हाँ, तो इसको अगर मैं कम्प्लीटली लिखूं तो y1 जो हमारा आता है 1/Z1 है, जो कि 1/टोटल Z1 टोटल है, तो ये हो जाता है 1/R1 प्लस 1/XC, ठीक है, 1/XC। XC की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई j⍵C1। तो इसको हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू 1/R1 प्लस j⍵C1। तो y1 हमको मिल गया। अब ZX की अगर मैं बात करूँ तो ZX देखो, ZX होता है RX प्लस j⍵L, ठीक। ये दो कंडीशंस हमें बहुत ज़रूरी थी, और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, Z1 बाई Z3 इज इक्वल टू Z2 बाई, या फिर ये जो फार्मूला यहाँ पे है, तो ये सब लगा सकते हैं। तो ZX सीधा लिखता हूँ मैं, ठीक है। ZX इक्वल टू आर, क्या हो जाएगा, ZX इक्वल टू ये वाला फार्मूला RX प्लस j⍵L इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है Z2 Z3। तो Z2 जो है हमारा R2 है, Z3 हमारा R3 है, R2 R3 अपॉन ये वाली कंडीशन देखो यहाँ पर। तो इसके लिए हमने y1 लिख रखा है, ये बंदोबस्त कर रखा है। तो इसको मैं लिख दूंगा 1/R1 प्लस j⍵C1। अब क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद हम कर लेंगे बैलेंस, इमेजनरी को इमेजनरी और रियल को रियल से, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या मिलने वाला है, इस केस में हमको मिलने वाला है RX इक्वल टू R2 R3 अपॉन R1, और LX जो है LX मिलने वाला है R2 R3 और C1। तो इस प्रकार हमारा मैक्सवेल ब्रिज हो गया। अब अगला है हमारा हे ब्रिज। हे ब्रिज मैक्सवेल ब्रिज से क्या अलग है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ रजिस्टर और कैपेसिटर पैरेलल में दिख रहे थे। इस वाले केस में रजिस्टर और कैपेसिटर हमको सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। और क्या है, हे ब्रिज में यहाँ भी RX है, यहाँ भी LX है, ठीक। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं वही वाली कंडीशन लगाऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब बार बार डिवाइड करना AC वाले में अच्छा नहीं लगता, तो मैं लिखूँगा ये Z1 इंटू ZX, Z1 इंटू, बस एक नए तरीके से लिख रहा हूँ, Z1 इंटू ZX इक्वल टू Z2 इंटू Z3। डिवीज़न वाले फॉर्मेट की जगह मल्टीप्लाई कर दिया हमने नीचे वाले को आसपास, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ Z1 क्या होगा, पहले अगर मैं Z1 की बात करूँ तो Z1 क्या लिख सकते हैं, ये अब C यहाँ पर सीरीज में है, C यहाँ पर सीरीज में है, तो टोटल इम्पीडेंस को ऐड कर देना है, R1 प्लस 1/j⍵C1। J ऊपर जाएगा तो माइनस J हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ZX की बात करूँ तो ZX अगेन हम क्या लिख सकते हैं, RX प्लस j⍵LX, ठीक है। अब क्या करें, अब ये करेंगे हम, अब ये सब ला करके, अब जो हमारा Z2 है वो R2 है और Z3 है वो R3 है, इसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, Z1 इंटू ZX करते हैं, R1 प्लस, अब माइनस में J को ऊपर भेज रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस J अपॉन
ओमेगा सी वन। ठीक, मल्टीप्लाइड विथ आर एक्स प्लस जे ओमेगा एल एक्स, ये किसके इक्वल है? R2 इंटू R3 के इक्वल है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, R1 इंटू आर एक्स, R1 इंटू आर एक्स, ठीक। और ये जे वाला टर्म दोनों जब मल्टीप्लाई होगा, जे से जे इंटू जे हो जाएगा -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एल एक्स अपॉन सी वन आ जाएगा यहाँ पे दूसरा टर्म, एल एक्स अपॉन सी वन, एल एक्स अपॉन सी वन। अब अगला टर्म हम लिखेंगे जो जे के साथ होगा, जे ओमेगा सी वन इंटू आर एक्स माइनस जे टाइम्स आर एक्स अपॉन ओमेगा इंटू सी वन प्लस जे ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा इस बार, तो इस वाले टर्म में क्या मिलेगा हमको? इस वाले में मिलेगा हमको नहीं, जे कैंसिल नहीं होगा, R1 जे ओमेगा एल एक्स, जे ओमेगा R1 इंटू एल एक्स, ये किसके इक्वल आ रहा है? R2 इंटू R3 के। अब इसमें हमें इमेजनरी और रियल अलग अलग कर लेने हैं, तो इमेजनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। तो इसमें देख लो इमेजनरी कौन कौन है और रियल कौन कौन है। ये इतना रियल है, ये इतना रियल है, तो हम लिख सकते हैं R1 आर एक्स प्लस एल एक्स बाई सी वन इक्वल टू R2 इंटू R3। ठीक, पहली कंडीशन। और दूसरा ये लिख सकते हैं, ये वाली कंडीशन, इसको क्या कहेंगे? ये दोनों इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो हम इससे हम ये पाएंगे आर एक्स अपॉन ओमेगा सी वन इज इक्वल टू ओमेगा R1 इंटू एल एक्स। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले आर एक्स निकालेंगे और एल एक्स के टर्म में डाल देंगे यहाँ इस इक्वेशन में, तो हमको एल एक्स मिल जाएगा। ऐसे ही एल एक्स को आर एक्स से रिप्लेस कर देंगे दूसरी इक्वेशन का यूज करके, पहली इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो मैं फाइनली रिजल्ट लिख रहा हूँ, आर एक्स आने वाला है ओमेगा स्क्वायर सी वन स्क्वायर R1 R2 R3 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी वन स्क्वायर R1 स्क्वायर। ठीक, और एल एक्स हमारा आने वाला है R2 R3 C1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी वन स्क्वायर R1 स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे ना, फेज को इक्वल करेंगे। फेज इक्वल कैसे करते हैं? मतलब हम चाहते हैं कि जो इसका एंगल है, R2 R3 में तो कोई एंगल है नहीं, तो इसका एंगल और इसका एंगल बराबर कर दें। तो यानी कैपेसिटर साइड वाला और इंडक्टर साइड वाला, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए इस वाले कंडीशन से, जो अभी हमने डिराइव किया था, θ1 प्लस θ4 इक्वल टू θ2 प्लस θ3। तो इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस वाला है एक, ये 0 है, तो θ1 इक्वल टू θ2 हमें दिखाना है यहाँ पे, यहाँ पर ये दिखाना है हमको। तो tan थीटा Z1 को मैं चलो क्या बोल दूँ, ये रहा Z1, तो Z1 के साइड वाला जो थीटा है उसको मैं θ1 बोल देता हूँ, और उसको सॉल्व करके हम XL अपॉन XR लिखेंगे, जो यहाँ XL निकाले हैं। ओ सॉरी, इसको 1 बोल रहा हूँ, तो यहाँ कैपेसिटर है ना, तो यहाँ कैपेसिटर वाला लिखते हैं। ठीक, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे XC अपॉन R। ठीक है, XC अपॉन R क्या हो जाएगा हमारा, XC अपॉन R। तो XC वाले में क्या केस आया है, जहाँ हमने XC निकाला हो, XC ये रहा C1, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें,
1 अपॉन ओमेगा C1, ये तो हो गया, और आर की वैल्यू है यहाँ पर R1, तो tan थीटा 1 मिल गया। ऐसे ही tan थीटा 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 हमारा इंडक्टर साइड वाला है, तो इंडक्टर साइड वाले में भी एक्सएल अपॉन आर लिखेंगे इस केस में, तो एक्सएल अपॉन आर यहाँ ये R1 हो जाएगा, और tan थीटा 2 जिसको मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली, चलो मैं इसको tan थीटा 4 बोल देता हूँ आसानी के लिए, 1 है नहीं, ये वाला थीटा 1 और 4, तो आसान रहेगा याद करने में, tan थीटा 4 बोल दो चलो इसको। तो यहाँ हमको क्या मिलने वाला है, R4 की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ये है वैल्यू। तो ओमेगा टाइम LX अपॉन RX, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं अपना क्वालिटी फैक्टर। ठीक, अब इन दोनों को अभी डिवाइड करके क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं चलो, और जब ये दोनों इक्वल कर देंगे, इसी को हम बोलते हैं tan थीटा, इंडक्टर वाला है tan थीटा L बोल दिया, और इसी को बोल दिया tan थीटा C। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, अच्छा ये इंडक्टर है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये tan थीटा, यहाँ कैपेसिटर है तो इसको थीटा C, tan थीटा और L। ठीक, एक को हम इसी में क्वालिटी फैक्टर बोल देते हैं LX वाले को। तो चलो क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए। तो हमें क्या क्या ज़रूरत है, अगले पेज पे ये ज़रूरत है, ये ले लो ऐसे, और तो LX क्या ओमेगा LX अपॉन RX, ठीक है, इसी को हमने बोल दिया है Q। ठीक, तो अगर मैं RX की बात करूं या LX की बात करूं, तो LX को हम क्या लिख सकते हैं, LX इक्वल टू R2 R3 C1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R1 स्क्वायर। ठीक, और इसी को R2 R3 C1 अपॉन 1 प्लस, कई जगह कैपेसिटर वाले टर्म को भी क्वालिटी फैक्टर बोल सकते हैं, बोल देते हैं। तो 1 अपॉन ओमेगा C1 को अगर मैं क्वालिटी बोलूँ, अगर मैं इसको भी Q के बराबर मान लूँ, 1 अपॉन, मतलब ये सारा इक्वल है ना आपस में, tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 4 है, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा C1 R1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा C1 और R1। तो यहाँ जो ओमेगा C1 R1 आ रहा है ये, और यहाँ भी स्क्वायर, तो ये जो टर्म आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन Q का स्क्वायर। ये अब इस Q स्क्वायर को अगर हम हाई कॉयल है, फॉर हाई कॉयल के लिए Q की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब अच्छे हाई Q कॉयल के लिए, एक अच्छी कॉयल अगर हम यूज कर रहे हैं, तो अगर हम बोलते हैं उसका क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 है, ठीक, तो उस केस में हम Q को इग्नोर कर सकते हैं, तो LX हमारा आ जाता है R2 R3 C1 के बराबर। चलो अब शेयरिंग ब्रिज आ जाते हैं, तो यहाँ कैपेसिटर लगा है, यहाँ भी एक कैपेसिटर आ गया है, और यहाँ भी कैपेसिटर आ गया है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अननोन कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, अब अननोन कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है एट बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट मतलब यहाँ से कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो। तो ZX इक्वल टू Z2 Z3 Y1, जैसे हमने पिछले केस में किया था वैसे ही एकदम। तो Z2 इज इक्वल टू अपना R2 हो जाएगा, और Z3 इज इक्वल टू, ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन J ओमेगा C होता है, तो इसको माइनस J अपॉन ओमेगा C लिख सकते हैं। ठीक,
अब तीसरा कैपेसिटर यानी C3 लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद अगले वाले का यानी जो हमारा अननोन वाला है, अननोन वाला उस और नो y1 पहले लिखते हैं। y1 ये जो पैरेलल वाली कंडीशन है, इसको हम बोलेंगे 1/r1 प्लस j ओमेगा C1। फिर हम लिखेंगे rx को हम क्या बोलेंगे 1/r, हाँ सॉरी, zx को क्या बोलेंगे, zx को बोलेंगे 1/rx माइनस j प्लस j ओमेगा, अच्छा सीरीज में है, rx ही हो जाएगा ये, rx प्लस नहीं माइनस j ओमेगा, अरे इसको लिख सकते हैं rx प्लस 1/j ओमेगा c ही लिख देते हैं, चलो cx। ठीक, cx। ठीक, अब फॉर्मूले में डालते हैं और एक रिजल्ट हमको मिलेगा, और ये रिजल्ट मैं बहुत ही कॉमन रिजल्ट आता है तो डायरेक्टली लिखना चाहूँगा, लेकिन चलो लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। rx माइनस j अपॉन ओमेगा cx इक्वल टू r2 इंटू माइनस j अपॉन ओमेगा cx इंटू 1/r1 प्लस j ओमेगा c1। ठीक, यहाँ 3 वरी कहीं मिसिंग है क्या, यहाँ 3, ये C3 था, C3 रहा होगा, हाँ अब ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, हाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, फाइनली हमको मिलने वाला, तो रिजल्ट इसी पेज पे लिख देते हैं, नहीं आगे लिखना पड़ेगा। रिजल्ट आ जाएगा rx माइनस j अपॉन ओमेगा cx इज इक्वल टू r2 c1 अपॉन c3 माइनस j r2 अपॉन ओमेगा c3 r1। ये सब सॉल्व करेंगे ना तो हमको rx इक्वल टू r2 c1 अपॉन c3 एंड cx इक्वल टू c3 r1 बाई r2 ये मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करने पे डिसिपेशन फैक्टर ऑफ सीरीज आरसी सर्किट हम बोलते हैं रेजिस्टेंस RX डिवाइडेड बाई नीचे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XX। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे RX, तो RX ही रहेगा, 1/ओमेगा RC होता है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा RX CX, इसको बोलते हैं डिसिपेशन फैक्टर। और शेयरिंग ब्रिज के लिए, फॉर शेयरिंग ब्रिज, इस ब्रिज के लिए हाँ मॉड है फॉर, ठीक है, तो यहाँ मॉड लगा देंगे तो हमेशा हमें J से बच जाएंगे। तो फॉर शेयरिंग ब्रिज हम ये बोलते हैं ओमेगा RX CX शुड बी इक्वल टू ओमेगा R1 C1, ये इक्वल होना चाहिए, मतलब यही है, ये और ये इक्वल कर दो मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, ओमेगा R1 C1। अब अगला आता है अपना वाइन ब्रिज। वाइन ब्रिज क्या किस लिए यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। इसमें सब नोन होगा हमको, रजिस्टर, बस हमें बैलेंस करना रहेगा किसी तरह R1 R3 को, कि क्या कहते हैं, हमको जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करनी है। जो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, इसका ओमेगा अननोन है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करेंगे। डी से हमको कोई साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा, मतलब यहाँ से कोई करंट ना फ्लो हो, ऐसे केस में तो हम क्या कह सकते हैं, Z2 इज इक्वल टू Z1 Z4 इंटू Y3। ये कंडीशन लगा लिया। अब Z1 लिख लिए, Z1 इक्वल टू
R1 प्लस 1/j⍵C1 और Z2 इक्वल टू R2 लिख लिए। Y3 को हम कह दिए, ये Y3 1/R3 प्लस j⍵C3 और Z4 को लिख दिए R4। और इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो Z2 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो R2 इज इक्वल टू R1 माइनस j⍵C1 इंटू R4 इंटू 1/R3 प्लस j⍵C3 ये मिल जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें फिर से अलग अलग करना होगा। तो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे पूरा। तो R2 इज इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3 प्लस j⍵C3 R1 R4 माइनस j⍵R4 अपॉन ⍵C1 R3 प्लस R4 C3 अपॉन C1। ठीक, ये कर देंगे। इसके बाद R वाले टर्म को इकट्ठा कर लो, J वाले मतलब टर्म्स को, जो रियल और इमेजनरी अलग अलग कर लेंगे, तो हमको दो कंडीशन मिल जाएंगी इसी से। तो वो दोनों कंडीशन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पे R2 बाई R4 इज इक्वल टू R1 बाई C1 R1 बाई R3 इज इक्वल टू C3 बाई प्लस C3 उल्टा लिख दिया, R1 R2 बाई R4 इक्वल टू R1 बाई R3 प्लस C3 बाई C1। कैपेसिटर वाला टर्म उल्टा आएंगे। ठीक, ये हो गई इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 हो गई ⍵C3 R1 इज इक्वल टू 1/⍵C1 R3। अगर हम इसे टोटल, इससे अगर हम ओमेगा निकाल लें सबसे पहले, ओमेगा स्क्वायर जो कि होगा, तो इससे हमको ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/C1 C3 R1 R3। तो ओमेगा मिल गया। अब ओमेगा को हम लिख सकते हैं 1/√C1 C3 R1 R3। ठीक, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 C1 C3 R1 R3। अगर R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R4 हो जाए और C1 ऐसे ही हो जाए, तो C1 C3 के बराबर हो जाए, तो हम इसे कह पाएंगे 1/2 RC ओमेगा। तो ये मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा फाइनल में अगर ऐसा कर। हाँ, जो कि जनरली फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का रिजल्ट आता है फ्रीक्वेंसी के लिए, F के लिए, सॉरी यहाँ F कर देते हैं। ठीक।